हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी जीके जीएस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराऊंगी, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 120 क्वेश्चन आंसर एक प्रैक्टिस सेट में रहता है। तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, आपको 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ऐसे करके मैं आपको एक पार्ट 1 पार्ट 2 करके प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। तो आज का मोटिवेशन थॉट रहेगा, समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है वो क्या करते हैं, अपने समय में अपना काम पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे ले रखी हूँ आप सभी के लिए। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो देखिए कुछ फैक्ट है, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला दिया गया है राष्ट्रगान में लगने वाला समय। तो कितने टाइम का समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत में लगने वाला समय, तो 65 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गीत को गाने में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रगान कौन सा है और राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा दिया गया है राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है फ्रेंड्स 3:2 है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि सफ़ेद रंग जो है वो सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक है, ठीक है। सेकंड कह रहा है पांचवा, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो केसरिया रंग जो फ्रेंड्स है वो आपका त्याग और वीरता का प्रतीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हरा रंग किसका प्रतीक है। तो जो हरा रंग है फ्रेंड्स वो समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीला चक्र जो है वो किसका प्रतीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो नीला रंग का जो चक्र होता है, ठीक है, वो उसमें गतिशीलता का प्रतीक होता है वो। और नीले चक्र में अगर हम बात करें तीलियाँ कितनी होती है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नीले चक्र में तीलियाँ कितनी होती है, तो 24 तीलियाँ होती हैं। नीले चक्र का अर्थ होता है एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद कह रहा है नीले चक्र का अर्थ होता है एक दिन में 24 घंटे। नीला चक्र कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। नीला चक्र कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स, तो अशोक स्तंभ से लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है नीला भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं वो होते हैं कौन, राष्ट्रपति। सेना में वीरता का सर्वोच्च सेनापति किसे माना जाता है, तो वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 पॉइंट दिया गया है, भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान जो है वो क्या है, तो वो है फ्रेंड्स भारत रत्न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थल सेना का प्रमुख कौन होता है, तो जनरल होते हैं। जल सेना के प्रमुख कौन होते हैं, तो एडमिरल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वायु सेना के प्रमुख कौन होते हैं, तो एयर चीफ मार्शल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं। तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं कौन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है। तो हमारी जो शासन प्रणाली है वो फ्रेंड्स है संसदीय लोकतंत्र, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत शब्द का मूल क्या है, राजा भरत से लिया गया है भारत शब्द का मूल स्थान, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया शब्द का मूल क्या है, तो नदी यानी कि सिंधु इंदु से लिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है। ये 3-4 सेनाएं हैं, ओके। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको थंबनेल मिल जाएगी। ऑल टीचिंग एग्जाम 2025, जैसा कि सपोज आप लोग मान लीजिए सुपर टेट है, सी टेट है, बीपीएससी है, यूपी टेट है, डीएसएसबी है। तो इसी प्रकार से आपको देखिए इस प्रकार से थंबनेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट लिखा रहता है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 जो भी प्रैक्टिस सेट रहता है। यहाँ पे आपका पार्ट लिखा रहता है, पार्ट 1 2 3 4 जो भी पार्ट रहता है। इसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन आंसर आपको सभी में कराती हूँ, जिसमें जीके जीएस में जो आपका फ्रेंड्स आ जाएगा, जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपका हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, साइंस आ गया, बायो आ गया, केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई, ईवीएस आ गई। ये सभी जो है आपका पोर्शन आपको जीके जीएस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट 5 हो गया। इसको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है 2 घंटा 2.5 घंटा के इस प्रकार से रहता है, ओके। कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है स्टार्ट करते हैं।
प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आप सभी के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी फ्रेंड्स कैसी थी। पहला ऑप्शन कह रहा है चौड़ी और सीधी थी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सकरी और टेढ़ी थी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सपाट थी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। जिसको इसका क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप लोग आंसर बता दिया करिए, जिसको नहीं पता रहता तो वो लोग आंसर का वेट किया करिए। मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट किया करिए, गलत सही जो आपको आता है, इससे आपका भी क्या है जो है प्रैक्टिस बना रहेगा। ओके, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो सभी को पता है। और इसमें जो है सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसमें दो नगरीय तत्व थे। कौन सा, एक समकोण पर काटती हुआ, दूसरी चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती थी, ठीक है। तो किस प्रकार की यहाँ पे जो सड़कें थी वो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हो सभी को, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व को कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कच्छ क्षेत्र में हुआ था, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सिंह भूमि में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी घाट पे, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसका करेक्ट रहेगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो 1831 ईस्वी में जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था वो सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपको आंसर मिल रहा है सिंह भूम, जो आपका ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स, आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंह भूमि, ठीक है। सिंह भूमि, पलामू और हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। कोल विद्रोह जो है ये कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। और क्या था, यह एक विद्रोह था, ठीक है। कोल विद्रोह सभी को समझ में आया, कोई डाउट, नो डाउट ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जो स्वामी सहजानंद थे वो किससे संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बिहार में जनजाति आंदोलन से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बिहार में मजदूर आंदोलन से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बिहार में किसान आंदोलन से, डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं कराती हूँ इसमें जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसा आपको सभी ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जितने क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ आई होप आप सभी को समझ में आते होंगे अच्छे से, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन के आंसर जो नहीं समझ में आ रहा तुरंत आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो स्वामी सहजानंद थे ये सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्र सेनानी संग्राम थे, ठीक है। ये क्या थे फ्रेंड्स, जो स्वामी सहजानंद थे ये सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और यह क्या थे, इन्होंने भारत में किसान आंदोलन के जनक थे, ठीक है। ये जो स्वामी सहजानंद हैं ये कौन थे, ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने 1923 ईस्वी में क्या किया था, 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था और उसकी आरंभिक गतिविधियां जो हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित थी। उन्होंने पटना के समीप बिहटा में एक आश्रम बनाया था, ठीक है। बिहटा में क्या किया था, एक आश्रम बनाया था, ओके। कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिहटा में क्या किया था, उन्होंने एक आश्रम बनाया। तीसरा क्वेश्चन का आपका जो है बी वाला आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार में मजदूर आंदोलन, ओके। कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सभी क्वेश्चन आंसर ध्यान से सब लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसकी हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य त्रिपिटिका की किस भाषा में रचना की गई है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संस्कृत भाषा में रचना की गई है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अर्धगाम मगधी भाषा में की गई है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाली भाषा में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
जिसको भी इसमें से क्वेश्चन का आंसर पता है त्रिपीठिका जो है वो किस भाषा की रचना थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध साहित्य हैं, ये बौद्ध साहित्य जो पिटक है, पिटक पाली भाषा में लिखे गए थे और पिटकों की जो संख्या थी वो 3 थी। कौन कौन सी संख्या 3 थी फ्रेंड्स, मैं उसके नामों बता देती हूँ आपको। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक थे और ये जो है किस भाषा में थी, तो पाली भाषा में थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप सभी के सामने है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तमिल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है खरोष्टी, सी ऑप्शन कह रहा है अज्ञात, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसकी लिपि क्या है? कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो देखिए, इतना सभी को पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सड़कों का विकास था, लेकिन वहाँ पे लिपि कौन सी थी? यहाँ पे किसकी चीज़ की बात हो रही है फ्रेंड्स? लिपि की बात हो रही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता की जो लिपि थी वो मिली है। ठीक है, क्या है? मिली लिपि थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी मिली लिपि थी और उसकी 2 विशेषताएँ थी, जिस कारण इस सभ्यता की लिपि क्या थी, अभी तक अज्ञात है। ठीक है, और आम लेखन, जिसे वहाँ पे जो आम लेखन पद्धति के विपरीत या दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस लिपि की दूसरी विशेषता क्या थी कि इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है। तो इसमें जो है ये आपका आंसर हो जाएगा अज्ञात। ठीक है, इस लिपि की जो भाषा है अज्ञात है। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, कोई भी लिपि का वहाँ पे पता नहीं चला है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यहाँ पे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व है? तो किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन कह रहा है गन्ना उद्योग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनाज आधारित उद्योग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दाल उद्योग, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी फटाफट से आंसर किया करिए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता रहा करे। ठीक है, तो बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कृषि आधारित उद्योग में जो शामिल है खाद्य उत्पादक, पेय पदार्थ जैसे कि, और तंबाकू उत्पादक, कपड़ा, चमड़े के उत्पादक, लकड़ी, फर्नीचर और कागज उद्योग। ठीक है, बिहार जो है कृषि आधारित कौन कौन सा है? खाद्य उत्पादक जैसे पेय पदार्थ हो गया, तंबाकू उत्पादक हो गया, कपड़ा, चमड़े के उत्पादक, लकड़ी, फर्नीचर और कागज उद्योग। बिहार के प्रमुख कृषि उत्पादक क्या है? अनाज है, दलहन है, तिलहन है और नकदी फसलें हैं। बिहार में जो अनाज की उत्पादकता होती है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि यह दालों और मक्कों के मामले में अधिक है और तिलहन के मामले में राष्ट्रीय औसत के बराबर है। ठीक है, तिलहन के मामले में क्या है? राष्ट्रीय औसत के बराबर है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आंसर करेक्ट है? अनाज आधारित उद्योग आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग जो है वो किस खाद्य का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। ओके, कंफर्म हो गया। कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है सरकारी पेंशन भोगी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लेनदार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बचत बैंक, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? तो किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग भी अपना अपना आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन में जो है कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आप लोग बताइए फटाफट से। तो देखिए, जो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें आपका बी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो मुद्रास्फीति है उसको क्या कहते हैं? देखिए, मुद्रास्फीति जो है उसको लेनदारों से देनदारों को धन का पुनर्वितरित करते हैं, मतलब जो लेता है उसको देने वालों को, ठीक है, धन का पुनर्वितरित करता है, अर्थात
उधारदाताओं को नुकसान होता है और उधारकर्ता यानी कि जो मुद्रा स्फीति होते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। यानी कि मैं आपको उदाहरण से बता देती हूँ, जैसे जो ब्रांड धारकों ने देनदार को पैसा उधार दिया है और बदले में एक ब्रांड प्राप्त किया है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, एक ऋणदाता है और वह क्या है, पीड़ित है। मुद्रा स्फीति से देने वाला लाभ। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, लेनदार। ओके, बी वाला आंसर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट संरक्षक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अबुल फजल थे, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बैरक खां थे, थर्ड ऑप्शन कह रहा है तानसेन थे, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, अकबर जो हैं उनके आरंभिक दिनों में उसका जो रीजेंट यानी कि जो उसके संरक्षक हुआ करते थे वो कौन थे, क्या थे, वो कौन थे वे व्यक्ति, उनका क्या नाम था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप में से क्या किसी को पहले से पता है। अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। जिसको नहीं पता है मैं आपको देखिए बताती हूँ आंसर सभी के क्वेश्चन के। तो देखिए, अगर हम बात करें जो अकबर थे, अकबर के शुरुआती वर्षों में बैरम खां, ठीक है, कौन थे फ्रेंड्स, बैरम खां उसका संरक्षक था। अकबर ने जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली उस वक्त अकबर की उम्र कितनी वर्ष थी, मात्र 13 वर्ष थी। और बैरम खां को खां ने खाना की उपाधि मिली थी और बैरम खां जो हैं उन्होंने अकबर का अपने पुत्र की भांति सेवा एवं मार्गदर्शन किया था। ठीक है, बैरम खां कौन थे, उनके शुरुआती दिनों में उनके संरक्षक थे, यानी कि उनको हम कह सकते हैं रीजेंट थे। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था आपके एग्जाम में ना कि जब बैरम खां जब दिल्ली की राजगद्दी उन्होंने संभाली थी तो उनकी उम्र कितने वर्ष थी। तो उस टाइम पे उनकी वर्ष कितने वर्ष थी, केवल 13 वर्ष थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 आपका सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। तो मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनको किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध में उनको पराजित होना पड़ा था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है करनाल का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होना पड़ा था। थर्ड ऑप्शन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध में। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई वाला कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनको किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था। कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा 9वें क्वेश्चन का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसमें अकबर की तरफ से क्या होता है, मान सिंह और असफ खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर कुछ और समय तक युद्ध जारी रखा था। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आया इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। ओके, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लोकसभा के उपाध्यक्ष से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा के उपाध्यक्ष से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर इसका करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है वो निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर किए। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है वो निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की बात हो रही है, अनुच्छेद 93 की बात हो रही है। अनुच्छेद 93 जो है फ्रेंड्स वो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो कि इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका देखने में सही आ रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, किसकी मैंने बात की, लोकसभा और
लोकसभा के और किसकी बात की फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 178 जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। और संविधान के अनुच्छेद 94 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद जो है रिक्त होने पर त्याग करने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 169 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर क्या होता है, पद त्याग करने या पद से हटाने जाने से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया अनुच्छेद 93 में किसको बताया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में मैंने बताया आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होने पर उनको क्या किया जाएगा, पद से त्याग करने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 169 यानी कि 179, ठीक है, एक्ट 179 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया मैंने आपको कि उसमें क्या होता है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद से त्याग करने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कंफर्म हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसमें आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। ठीक है, अनुच्छेद आपका 93 क्या कहता है, अनुच्छेद 178 में क्या है, अनुच्छेद 194 क्या 69 में क्या है और 94 में क्या है। कंफर्म हो गया सभी को। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 जो है कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। पहला ऑप्शन कह रहा है सिपाही विद्रोह, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स देखिए कालानुक्रम, किस काल में कौन सी घटना पहले हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला तीसरा दूसरा, दूसरे ऑप्शन में दिया गया तीसरा पहला दूसरा, तीसरे ऑप्शन में इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो वास्को डी गामा था भारत पहुंचा था, तो वो वास्को डी गामा जो है फ्रेंड्स भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो उन्होंने कब किया था, तो ये उन्होंने किया था 1526 ईस्वी में। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आता है सिपाही विद्रोह, जो कि आपका 1857 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होता है। और 1857 की क्रांति मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना वो कारतूस लगे हुए चर्बी वगैरह खोल के देने के लिए बात करती है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया डिटेल में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैं अगर आपको बताऊँगी तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है फ्रेंड्स। पहले आपको मैंने वास्को डी गामा बताया, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत पहले आया, उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ। तो जो पहली घटना ये वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कब पहुंचा था फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचा था, 1498 में। ओके, 1526 में क्या होता है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और सिपाही विद्रोह को हुआ था, ये तो काफ़ी जी है, सभी को याद होगा, 1857 ईस्वी में। ओके, इसके बाद आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया। डी ई ऑप्शन जो है सभी में सेम देखने को आपको मिलता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। तो बताइए महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। कहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको याद होगा मैंने एक दिन आपको पूरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन अच्छे से मैंने समझाया था, बताया था। ठीक है, आज की क्लास में देखिए मैं आपको केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊंगी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लेने के कौन गया था, गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, सेकंड ऑप्शन कह रहा सरोजिनी नायडू गए थे, तीसरा ऑप्शन कह रहा जवाहरलाल नेहरू गए थे।
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू गई थी, परंतु सरोजिनी नायडू ने क्या किया था, भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व किया था और यह सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 1931 में आयोजित हुआ था। द्वितीय सम्मेलन जो गोलमेज हुआ था वो 1931 में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस की ओर से जो हिस्सा लेने पहुंचे थे वो महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू की थी और सरोजिनी नायडू ने जो है वो भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व भी किया था, ओके। और यह सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, सरोजिनी नायडू। कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप सभी के सामने आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो बताइए, जो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित हुआ था, आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडल भेजा गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1905 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1907 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1909 ईस्वी में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा। पंजाब में जो कृषि आंदोलन आयोजित हुआ था उसके लिए लाला लाजपत राय ने किस वर्ष निर्वासित करके मांडला भेजा गया था। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1907 ईस्वी में इनको मांडला भेजा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन 1907 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे, यहीं पे अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि पंजाब में जो कृषि आंदोलन करने के लिए लाला लाजपत राय को वर्ष 1907 ईस्वी में देश से निर्वासित करके वर्मा के मांडले जेल में नज़रबंद कर दिया गया था और इसमें एक अन्य नेता यानी कि सरदार सिंह भी शामिल थे, परंतु बाद में क्या होता है, देशवासियों द्वारा इस दमनकारी नीति का प्रबल विरोध किए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। जब सभी लोगों ने उनका मतलब क्या किया, उनका सामना किया, उनके विरोध किया, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ना पड़ना, ठीक है। तो 1907 ईस्वी में, ओके। ये घटना कब हुई थी, उनको जो है मांडले कब भेजा गया, तो 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप सभी के सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिंटो प्रथम, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विलियम बेंटिंग, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। तो किसने महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पहला ऑप्शन मिंटो प्रथम का है, दूसरा विलियम्स बेंटिंग, तीसरा हेस्टिंग्स का है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल बेंटिंग जो है उन्होंने रोपड़ में रणजीत सिंह को सम्मानित किया था, ठीक है। कौन किया था, किसने फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने। गवर्नर जनरल बेंटिंग जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है इन्होंने रोपड़ में रणजीत सिंह को सम्मानित किया था। कंफर्म हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन आंसर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देश के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सूरत में आयोजित किया गया, सेकंड कह रहा है बॉम्बे में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अहमदाबाद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात हो रही है 1937 में जो देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के जो प्रस्ताव हुए थे, प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो सम्मेलन है वो वर्धा में आयोजित किया गया था। वर्धा जो कि फ्रेंड्स आपको कोई भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो शिक्षा सम्मेलन आयोजित की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, वर्धा में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास आपकी कैसी लगी।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और प्लस 30 क्वेश्चन मैंने आपको फैक्ट वाले कराए हैं, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा कमेंट करके आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम आप सभी से ऐसे नेक्स्ट क्लास में। और 2-4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सेकंड में आपको भी बता दूं। जैसा कि कल कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था, आप लोग भी कमेंट करके इसी तरीके से पूछा करिए, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है जो भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आप लोगों को नहीं आता है मैं आपको भी बताऊँगी और आपका भी फायदा होगा और इस तरीके से आपका रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ई वाला क्वेश्चन करेक्ट था। तो देखिए जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, पहले तो उन्होंने पूछा था भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, ठीक है। तो रेड ड्रैगन था फ्रेंड्स, जो कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था, ठीक है। और उन्होंने पूछा था कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक जो भारत टैक्स 2024 का आयोजन हुआ था वो किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया गया था 26 से 29 फरवरी के बीच में, ठीक है। 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो ये फ्रेंड्स किया गया था कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। और भारत का जो ड्रोन मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने ही पूछा था। भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है, तो मिलिंद राज को कहा जाता है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो इसरो है, इसरो का स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी 1969 में, ठीक है। 1969 ईस्वी में इस क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो फ्रेंड्स मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने और पूछा था कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो फ्रेंड्स है आपका कोलकाता में, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। क्या चीज़ आप लोगों ने पूछा था, केसर, अच्छा हाँ ठीक है। केसर का जो मुख्य उत्पादक होता है वो देश का कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक जो है देश में कहाँ पर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश में जो है केसर का उत्पादक सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अधिक जो है केसर का उत्पादक ईरान में होता है, ओके, कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है।